प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए चलते हैं प्रश्नावली 4.2 में। हम प्रश्नावली 4.1 आपके सामने रख चुके हैं। उसमें किस तरह से दिए गए स्टेटमेंट कथन का हम समीकरण बनाते हैं। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण बनाना आपको सिखाया मैंने। ठीक है। पहले प्रश्नावली में क्या था? पहले प्रश्नावली में था कि हम कैसे पहचाने कि ये द्विघात समीकरण है, और इसके बाद दिए गए कथन से हमको द्विघात समीकरण बनाना था, वो मैंने आपको सिखाया। हम पहुंच गए प्रश्न 1, प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और समीकरण कैसे? द्विघात समीकरण। आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा वहां पर जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप था। इसमें दो शून्यक होते थे। दो क्यों होते थे? आपको बताया गया कि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते थे। ठीक है। उसी प्रकार से ये ax² धन bx धन c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। समीकरण है इसलिए बाया पक्ष दाया पक्ष। इसमें दो शून्यक होते थे, इसमें दो मूल होंगे। दरअसल शून्यक और मूल एक ही हैं। जिस प्रकार से नाम बदला गया उसी प्रकार से शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक कहे गए। क्योंकि द्विघात है इसलिए दो शून्यक थे। द्विघात समीकरण के मूल कहे गए क्योंकि दो अधिकतम घात है चर की, इसलिए इसके दो मूल होंगे। ठीक है। तो इन समीकरणों में ये जो द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से हम उसके मूल ज्ञात करेंगे। बहुपद में क्या? शून्य ज्ञात करते थे, इसमें क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। बहुपद में भी हम गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करते थे, समीकरण में भी हम गुणनखंड विधि से शून्यक मूल ज्ञात करेंगे। तो क्या था वो गुणनखंड विधि? ठीक है। मध्य पद, अब देख लीजिए हमारा समीकरण द्विघात समीकरण क्या है? x² - 3x - 10 बराबर 0। तो इसके मध्य पद को हम ऐसे दो पद में विभक्त करेंगे कि जोड़े घटाएं तो मध्य पद आए और गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। देखिएगा, किनारे किनारे का गुणनफल क्या है? -10x²। ठीक, मैं कह क्या रहा हूं? बहुपद में भी इसी तरह मैंने समझाया। इस -3x को दो पदों में हमको बांटना है, लेकिन ध्यान रहे कि जब उनको जोड़े या घटाएं तो -3x आए। अब ये जो अचर पद है इसी का हम गुणनखंड निकाल के समझते हैं कि हम बीच वाले पद को कैसे विभक्त करें। 10 का गुणनखंड होता है 2 पंचे 10। ठीक है। अब इसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम -3x को किस तरह दो पद में विभक्त करें। तो -3x को यहाँ 5 दूनी 10 है। अगर -3x को हम -5x धन 2x लिख दें, ये 2x, ये -5x। अब यहाँ ध्यान ये देना है, -5x मैंने क्या लिखा? क्यों? क्योंकि 2x में -5x का गुणा 2x में -5x यानी 2x में 5x घटाएंगे तो -3x आएगा। एक बात तो सही भाई, -3x को दो पदों में हमने विभक्त किया और इसको जोड़ घटा रहे हैं तो -3x आ रहा। अब अगला प्रतिबंध क्या? इनका गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। तो इसका जब गुणा करेंगे, किनारे किनारे का गुणनफल क्या है? -10x²।
इसका भी हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, धन ऋण के ऋण 10x²। इतना समझना है, बहुत सरल है। कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं समझा रहा, ठीक है, सरल से सरल विधि समझा रहा हूं। ऋण 3x को इन दो पदों में मैंने विभक्त कर दिया। ये दो पद कैसे विभक्त करते हैं, अचर पद के गुणनखंड से हमको मालूम होता। 2 5, 5 में 2 गए 3, ठीक है, और 2 में 5 गए ऋण 3, इसीलिए 2 को धनात्मक लिखा और 5 को ऋणात्मक लिखा। बात समझ में आई। तो हम ऋण 3x को दो पद में हमने विभक्त कर दिया। अब हम यहां हल कर रहे हैं, तो हल करते हैं तो पहले सवाल ही लिख लेते हैं। 3x ऋण 10 बराबर 0, x² ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। देख लीजिए, ये ऋण 3x को ये दो पदों में विभक्त किया। 2x धनात्मक इसलिए लिखा क्योंकि 2x में 5x ऋणात्मक लिखा, 2x में 5x घटाएंगे तो ऋण 3x आएगा, और इसका गुणा किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर है। अब इसका पेयर बना लेते हैं, जोड़ा, ठीक है। अब इसमें से x बाहर आएगा, कॉमन ले लिए, x ऋण 5 आ गया, ठीक है। इसमें हम x के अलावा x को ही कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से हम धन 2 को कॉमन ले लिए तो x ऋण 5 बचा यहाँ बराबर 0। ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए। ऋण 5x में और x² में, x दोनों में है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, x को बाहर निकाल लिया। अब देखो x का x में गुणा करेंगे x², x का ऋण 5 में गुणा करेंगे ऋण 5x। फिर चूंकि ब्रैकेट में कोष्टक में x ऋण 5 है, ध्यान देंगे यहाँ भी x ऋण 5 रहे, और दोनों में से हमने धन 2 कॉमन ले लिया तो 2 का x में गुणा तो धन 2x, और धन 2 का ऋण 5 में गुणा तो ऋण 10। इसका मतलब हमारा ये कॉमन लेना सही है। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं, और दो मूल हो गए क्योंकि चर की अधिकतम घात 2। अब देखिए दोनों में x ऋण 5 है, इसको बाहर निकाल लें, x ऋण 5 बाहर आ गया, यहाँ x बचा और यहाँ धन 2 बचा बराबर 0। तो अब एक बार x माइनस 5 को 0 से कंपेयर करें, एक बार x धन 2 को 0 से कंपेयर करें, तुलना करें, तो x ऋण 5 बराबर 0 अथवा x धन 2 बराबर 0, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 2, ये दो शून्य आ गए, दो मूल आ गए, अतः उत्तर बराबर 5 ऋण 2। ये आपके दो मूल आ गए इस समीकरण। बिल्कुल सरल विधि है, अगर आपके समझ में आ रही है ना, ध्यान देंगे। तो ये है समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल्यों को ज्ञात करना गुणनखंड विधि से, जिस विधि में मध्य पद को पहले दो पदों में विभक्त कर लेते हैं। बात समझ में आई। एक और प्रश्न देख लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको सारे प्रश्न समझा दूं, हर प्रश्न अलग प्रकार का। दूसरा है, दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा, 2x² 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। अब यहां हम हल कर रहे हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। ध्यान देंगे, ऋण 6 और 2x² का गुणा क्या होगा, ऋण 12x²। किनारे किनारे वाले का गुणा ऋण 6 का और 2x² का गुणा होगा 6 दूनी 12, धन ऋण का ऋण
ऋण 12x²। अब x को अब देख लें, वो जो 12 है उसका हम गुणनखंड लेके देख लें। ये 12 जो छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखें, हम x को दो पद में विभक्त करेंगे, 2 दूनी 4 और 3, 4 में 3 जाएगा, 1 आएगा, यानी 4x ऋण 3x धन x। बस इतनी सी बात है। हम अचर पद का इस 12 का, इस 6 का नहीं, अगर इधर x² का गुणांक है तो उसको भी इस अचर पद में गुणा करके देख लेते हैं। 6 दूनी 12, हमने 12 का ले लिया गुणनखंड, और इससे अब हम समझ रहे हैं कि मध्य पद को किन दो पदों में विभक्त किया जाए। ठीक है, तो अब इसको लिख लेंगे 2x² धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। 4x में 3x जाएगा तो धन x आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4x धनात्मक है, 3x ऋणात्मक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटी इसलिए धनात्मक आया। यहाँ धन ऋण किधर लिखना है, अगर यहीं पर हम यहाँ ऋण लिख देंगे यहाँ धन तो बात बिगड़ जाएगी, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। और इसका जब हम गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 धन ऋण का ऋण, तो 12x² आएगा। इसका मतलब अपना ये विभक्त करना x को दो पद में सही। ठीक है, अब बस वही इसका और इसका ये हमने जोड़ा बना लिया। अब इन दोनों में से 2x बड़ा से बड़ा फैक्टर है जिसको हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ x धन 4 बचा। ब्रैकेट के बाहर जो चीज हमने निकाली उसका ब्रैकेट में गुणा करें तो ऊपर की चीज आनी चाहिए। देख लें, 2x का x में गुणा करें 2x², 2x का 4 में गुणा करें तो 2x का 2 में गुणा करें तो 2 दूनी 4x, तो x धन 2 अंदर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान देना है, ऋण 3 हम बाहर कर लें तो x धन 2 बराबर 0। अब देख लें, ऋण 3 का x में तो ऋण 3x गुणा करेंगे, ऋण 3 का धन 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 धन ऋण का ऋण। इसका मतलब ये हमारा कॉमन लेना बाहर निकालना सही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आपको डिस्टर्ब करेगा। अब देख, यहां भी x धन 2 है, यहां भी दोनों को बाहर निकाल लिए तो x धन 2 बाहर आ गया, ये 2x लिख दिए और ये ऋण 3 लिख दिए, ये बराबर 0। ठीक, अब x धन 2 बराबर 0 अथवा 2x ऋण 3 बराबर 0, तो ये x बराबर हो गया ऋण 2 अथवा 2x बराबर 3, तो ये x बराबर हो गया 3/2। एक मूल आया ऋण 2, एक मूल आया 3/2, तो यहाँ उत्तर बराबर हम लिख देंगे, उत्तर बराबर ऋण 2 कामा 3/2। ठीक है, इससे ये दो मूल आ गए इस द्विघात समीकरण के। ये सही है हमारा मान x का, ये देखने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, x का मान हम ऋण 2 रखें इसमें, अगर इधर 0 आ गया तो इसका मतलब हमारा मान सही है। देख लें, ऐसे उत्तर की जांच कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको उत्तर की जांच करना सिखा रहा हूं, आप परीक्षा में लगाएंगे तो आपका ये सही है कि गलत है ये जरूर देख लेंगे। देख ले, ऋण 2 तो क्या है, 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। अब x का मान ऋण 2 रखे, इधर 0 हो जाए, इसका मतलब सही है, तो x रख रहे हैं 2 ऋण 2 का स्क्वायर धन ब्रैकेट में ऋण 2 ऋण 6 इधर 0। अब देख लें, ये ऋण 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये धन ऋण का ऋण 2 ऋण 6 बराबर 0। अब देख ले, ये 8 ऋण 8 बराबर 0, तो 8 ऋण 8 0 बराबर 0। इसका मतलब ये ऋण 2 हमारा जो मूल आया
वो सही है। ऐसे हम 3/2 रख के उत्तर की जांच कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही? साधारण है, बिल्कुल सरल है, फिर भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ाई में छोड़ने लायक नहीं होती प्रभु। जहां हम सरल मान लेते हैं, अरे इसमें तो कुछ रखा नहीं, तहां से काम गड़बड़ हो जाता है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान है, उसको बड़ी ईमानदारी से लिया जाए। सरल है, ठीक है, इसी सरल सरल से हम कठिन बातों को जानेंगे। तो ये हमने यहाँ पर दो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे पूछते हैं, सर ये वाला बता दीजिए। रीजन जहां वर्गमूल का चिन्ह बच्चे देखें वहीं घबरा जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा है, सब नहीं घबरा जाते भाई, आप भी नहीं घबराएंगे, धीरे धीरे देखिए आपसे भी आने लगेगा। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा आपको समझाते हैं। तीसरा लिखा क्या है, वर्गमूल 2x² धन 7x धन 5 रूट 2, रूट का मतलब वर्गमूल, बराबर 0। हल कर रहे हैं, एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। √2x², ध्यान देंगे ये रूट वर्गमूल का चिन्ह सिर्फ 2, धन 7x धन 5 रूट 2 बराबर 0। ध्यान देंगे इस 7x मध्य पद 7x को दो पदों में विभक्त करेंगे, जोड़े घटाएं तो ये 7x आए, गुणा करें तो इसके इसके गुणा फल के बराबर है। अब किसके किनारे किनारे का गुणा देख लें, किनारे किनारे का गुणा, वर्गमूल 2x² गुणे 5 रूट 2, तो देख लें 5 रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू x², ये 5 रूट 2 और ये रूट 2, 5 रूट 2 रूट 2, अचर पदों को पहले गुणा करना बता रहा है, फिर ये x²। अब देखें रूट 2 का गुणा होता है तो रूट भी हट जाता है, आ गया 5 इंटू 2, 5 गुणे 2, रूट 2 का गुणा हुआ तो 2 आया। अब ये x², तो 5 दूनी 10x², यानी किनारे किनारे का हम गुणा करेंगे तो आएगा 10x²। अब हम 10 का गुणन खंड ले लेंगे, 2 पंचे 10, 5 1 5, यानी 5 2, 5 2 7 होता है, सिंपल सी बात। तो क्या करें आगे, वर्गमूल 2x², ठीक है, धन 2x धन 5x धन 5 रूट 2 बराबर 0। अब देख लें 2x में 5x जुड़ेगा तो 7x आएगा, ठीक है, 5 दूना 10x², ये आ जाएगा किनारे किनारे का गुणन। अब बस इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x कॉमन ले लें। अब देख लें अगर हम इससे x कॉमन लिए तो ये रूट 2x धन 2 होगा, ठीक, रूट 2x धन 2, x अगर बाहर लिए, ठीक है। एक तरीका हम और कर सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं रूट 2x इंटू x धन रूट 2। देख लें रूट 2x का जब x में गुणा करेंगे तो ये रूट 2x² हो जाएगा, रूट 2x का रूट 2 में गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। मैंने बदला क्यों, अभी पता आपको लग जाए, क्योंकि इनमें से हमको दोनों में से 5 ये कॉमन लेना है, x धन रूट 2 ये अंदर रखना है, ये, ठीक है। अब देख लें, कहने का मेरा मतलब ये है कि ब्रैकेट में सेम चीज होनी चाहिए। देखें
√2x का x में गुणा करे तो √2x स्क्वायर, √2x का √2 में गुणा करे तो √2 2x हो गया, 5 का x में तो 5x, 5 का √2 में तो 5√2। ये बात समझ में आई। अब x धन √2 दोनों से बाहर, यहां से बाहर, तो यहां क्या बचा, √2x धन 5 बराबर 0। ठीक, अब देखें दोनों को हम 0 से कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो x धन √2 बराबर 0 बाबू, अथवा √2x धन 5 बराबर 0। तो x बराबर हो गया ऋण √2 अथवा √2x इक्वल टू -5, ये 5 धन में है, उधर गया तो ऋण में हो गया, तो x बराबर हो गया ऋण 5/√2। तो हमारा उत्तर बराबर हो गया यहाँ पर क्या, ऋण √2 एक मूल हुआ और ऋण 5/√2 ये दूसरा मूल हो गया। उत्तर की जांच कैसे करें, किसी को हम x के स्थान पर रखें, ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब अपना सही है। ये बात समझ में आई। बिल्कुल घबराए नहीं, √2 को देखकर घबराना नहीं है, सिर्फ समझना है, किसी भी सवाल को देख के घबराना नहीं है भाई, मात्र समझना है, प्रयास करना है, धीरे धीरे 100% आपसे आने लगेगा। देख लें फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं, 7x को हमने 2x 5x दो टर्म में बांट दिया, क्योंकि 5x 2x जोड़ते हैं तो 7x होता है। इसका गुणा 10x स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका गुणा भी 10x स्क्वायर होता। इन दोनों से हमने √2x बाहर निकाल लिया, दोनों में √2x बड़ा फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं, और इन दोनों से 5 बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर x धन √2x धन √, बाकी प्रक्रिया आपके सामने। बात समझ में आ रही। इसके बाद चौथा, ये हो गया आपका चौथा द्विघात समीकरण, जहां लिखा है 2x स्क्वायर ऋण x धन 1/8 बराबर 0। अब देखें यहाँ 1/8 भिन्न रूप में है, मैंने बहुपद में भी तरीका बताया था। दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर दें तो 8 शून्यम शून्य ही होगा, इधर सब में 8 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 8 का गुणा हो जाएगा, तो 8/8 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, 8 का गुणा करने पर, 8 का गुणा कर रहे हैं, 8 गुणे 2x स्क्वायर ऋण x धन 1/8 बराबर 0 गुणे 8। अब इस द्विघात समीकरण को सरल बना रहे हैं, तो 8 का इसमें भी गुणा, 8 का इसमें भी गुणा, 8 का इसमें, 8 दूनी 16x स्क्वायर ऋण 8 का ऋण x में तो 8x। यहां समझिएगा 8 में इसके गुणा होगा, 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, तो 8 8 कट गया बराबर 1 आया, तो इस 8 का 1/8 में गुणा करेंगे तो धन 1 आ जाए बराबर 8 शून्यम शून्य, ये 0 आ गया। अब ये समीकरण आपका सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसको बस उसी तरह से लगा दे, क्या, मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके। अब देखिएगा किनारे किनारे के गुणा आएगा क्या, यहां देख लें थोड़ा सा, 16x स्क्वायर, 16 का गुणनखंड लें, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चूंकि ये छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या आएंगी तो गुणनखंड बिना लिए हम नहीं समझ सकते कि मध्य वाले पद को हम कैसे 2 पदों में विभक्त करें।
तो अब देख लें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 होता है 8। ये हमको यहीं से क्लियर हो गया कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, 16x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 4x धन 1 बराबर 0। देख लें, ऋण 8x को हमने ऋण 4x दो पद में विभक्त कर दिया। चूंकि ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, इसके गुणाफल के बराबर। 4 चौक 16x स्क्वायर ऋण ऋण का गुणा धन, इसका मतलब हमारा ये सही। अब दोनों से 4x हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 4x ऋण 1 बचा। देख लें, 4 चौक 16x स्क्वायर, 4x का ऋण 1 में तो ये। अब इन दोनों से ऋण 1 बाहर निकाल लिए तो ये भी हो गया 4x ऋण 1 बराबर 0। देख लें, इन दोनों से हमने ऋण 1 बाहर निकाला तो ऋण 1 का 4x में गुणा तो ऋण 4x, ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा तो ऋण ऋण का गुणा धन धन 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हम 4x ऋण 1 दोनों ब्रैकेट्स ये यहां से बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचा, 4x, यहाँ बचा ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को हम 0 से तुलना करें, बराबर 0 अथवा 4x ऋण 1 बराबर 0। ये 4x बराबर 1 हो गया और ये अथवा ये भी 4x बराबर 1, ये x बराबर 1/4 और ये भी x बराबर 1/4। यानी उत्तर क्या हुआ, 2 मूल आए, दोनों 1/4 1/4, ये दोनों मूल बराबर है, लेकिन उत्तर ये होगा 2 मूल आ गए। इसको ऐसे कर लेते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहां सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि मध्य पद को हम किन 2 पदों में विभक्त करें। अगर आप ये समझ गए उसमें किस प्रकार से हम धन रखें कि ऋण रखें, उनका गुणा किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर हो, ये अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो फिर कभी भी अच्छा इस प्रकार के गुणनखंड, इस प्रकार के द्विघात समीकरण निश्चित रूप को आपको मिलेंगे ही, इसके बिना फिर आगे की गणित संभव नहीं। तो ये देख लें, इसको आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। अब एक और बचा है जो कि बिल्कुल साधारण है, इसके बाद फिर आपको जो कथन दिए गए हैं उनके अनुसार समझाता हूं। देख लें, एक और बचा है, जल्दी से इसको मिटा देता हूं भाई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां द्विघात समीकरण आपको समझाता हूं, देखते रहिए। तब से 100x स्क्वायर लिखा है 100x स्क्वायर, 5वां क्या, 100x स्क्वायर ऋण 20x धन 1 बराबर 0। देख लें, ऋण 20x को ही 2 पदों में हमको विभक्त करना पड़ेगा। ठीक है ना, हल कर रहे हैं, एक बार सवाल लिख लेते हैं। 100x स्क्वायर ऋण 20x धन 1 बराबर 0, 100x स्क्वायर ऋण 10x धन 1 बराबर 0। समझ गए होंगे आप, क्योंकि 4 सवाल समझा चुके हैं भाई। इस 20x को ऋण 20x को ऋण 10x में विभक्त कर दिया, ये दोनों जुड़ेंगे, ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है, इन दोनों को गुणा करेंगे, दद्दा हम 100x स्क्वायर ऋण ऋण का गुणा धन, बात खत्म। अब ये जोड़ा बना लिए, दोनों में से 10x बाहर तो यहाँ 10x ऋण 1। ठीक है, इन दोनों से ऋण 1 बाहर तो 10x ऋण 1 बराबर 0। इसके भी दोनों मूल बराबर आए। ठीक है, अब ब्रैकेट में कोष्टक में 10x ऋण 1 दोनों में है, बाहर निकाल लिए, यहाँ ये 10x
यहाँ ऋण 1 बराबर 0, दोनों को 0 से तुलना करें बराबर 0, अथवा 10x ऋण 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 अथवा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10 अथवा x बराबर 1/10। हमारा उत्तर हो गया क्या? हमारा उत्तर हो गया 1/10, 1/10। ये दोनों मूल बराबर है। इस तरह से ये प्रश्न हो गया, सरल है। ठीक, अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब चलिए उदाहरण 1 में, उदाहरण 1 पीछे आइए, यहां जहां आपका ये पाठ की शुरुआत है, अध्याय की शुरुआत है, द्विघात समीकरण 4 जहां अध्याय की शुरुआत है, दूसरे पेज में लिखा है उदाहरण 1 निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहां सिर्फ स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। ठीक, स्टेटमेंट अगर आप समझ गए तो फिर अब आपकी किताब में वहां उदाहरण बिल्कुल लगाया हुआ है, आप उससे किस तरह से समीकरण बना रहे हैं आपकी किताब में लिखा है भाई, उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ देख लें। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है उदाहरण 1 को हल करना। क्या? उदाहरण 1 को। अब उदाहरण 1 को तब से पढ़िए, ये हुआ प्रश्न 2। ठीक, जान और जीवंती। उदाहरण 1 निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपके उदाहरण में दिया है, मैं सीधे आपको समझाता हूं। उदाहरण में आप देख लें, इस बताने की आवश्यकता नहीं लगा है। सिर्फ क्या नहीं लगा है? लगा नहीं है तो पहले उदाहरण का पहला जो समीकरण बना उस कथन का वो आपके इसमें लिखा है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो समीकरण क्या बना? x स्क्वायर ऋण 45x धन 324 बराबर 0। अब मैं शुरू में मैंने बताया था, अब बड़ी संख्या आ जाए ये अचर पद तो उसको गुणनखंड लेकर ही हम समझेंगे कि इस मध्य पद को कैसे स्प्लिट करें। चूंकि आपकी किताब में उदाहरण में ये 46 पेज में समीकरण कैसे बना ये लिखा है। अब मैं आपको समीकरण हल करना सिखा रहा था, इसको भी आपको बता, थोड़ी सी संख्या है बड़ी। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऋण 45x धन 324 बराबर 0। मैंने समझाते हुए कहा पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो और जो अचर पद हो उसका गुणा कर ले, जो आए उसका गुणनखंड निकाल ले। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 324 है, इसका मतलब 1 और 324 का गुणा 324 है। अब देख ले 324 का गुणनखंड देख लें भाई, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, अभी 3 से कटेगा 27, इसके बाद 3 9 27, इसके बाद 3 त्रिकाएं 9, इसके बाद 3 1 कम 3। अब इनको ध्यान से देखें, इन्हीं में ये मध्य पद -45x को कैसे विभक्त करना है दो पदों में, इन्हीं में मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 3 12 3 36 है, यहाँ 45। अब ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 3 12 3 36, थोड़ा रुक जाए, ये 36, 3 त्रिकाएं 9, क्या मतलब हो रहा है? 36 9 45, दोनों ऋण ऋण लिख दें, ऋण ऋण का गुणा धन होता है। और बात करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर ऋण 36x ऋण 9x धन 324 बराबर 0। आप ये कह सकते हैं सर हमको कैसे पता लगे कि 2 दूनी 4 3 12 3 36 करना है?
फिर 3 त्रिकाएं 9 करना है। ये हमको कैसे पता लगे? तो ऐसे पता लगे बाबू, इसको ध्यान से देखिए। चलिए अब अगर हम 2 दूनी 4 तिहाई 12 करते हैं, ठीक है 12 कर दिए, फिर 3 त्रिकाएं 9 त्रिक 27। अब 27 12 जोड़िए तो 27 12 जब हम जोड़ देंगे तो 39 आएगा, है यहाँ 45। एक ये कठिनाई है। 27 12, अब 27 में 12 घटाएंगे तो ये भी क्लियर है कि -45 नहीं आएगा। चलिए छोड़िए, 2 दूनी 4, या हम मान लेते हैं कि 2 दूनी 4 हमने लिख दिया, ठीक है 4 रख दिया। अब 3 त्रिकाएं 9 त्रिक 27 त्रिक 81। अब इसका और इसका कोई मेल नहीं होता 45 के संबंध में, ठीक है। तो इसी से हम आंकड़ा लगाएंगे, इसी से हम जानेंगे कि किसका किसका हम गुणा कर दें और फिर इसको जोड़े तो ये ऋण 45x आए। तो देख लें, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब रुक गए, 3 त्रिकाएं 9 36 9 45, ये ऋण 45। ये तरीका है इसको समझने का, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर एंड 36x, दोनों से x कॉमन उभयनिष्ठ बाहर निकाले, x माइनस 36। अब यहां से ऋण 9 बाहर, x माइनस 36 बेहिचक लिख दीजिए। ऋण 9 का x में गुणा तो ऋण 9x, ऋण 9 का ऋण 36 में गुणा, ऋण ऋण का ये धन, 9 छक्का 54, 9 त्रिक 27, 5 7 5 12 32। इसका मतलब ये क्लियर है। तो अब x ऋण 36 दोनों से बाहर, और यहाँ x बचा, यहाँ ऋण 9 बचा, बराबर 0, ठीक है। तो x ऋण 36 बराबर 0 अथवा x ऋण 9 बराबर 0। तो x बराबर 36 अथवा x बराबर 9, ठीक। यानी उत्तर बराबर 36 9। अब इसको समझें, अगर जान के पास 36 मार्बल है शुरू में, तो दोनों के मार्बल का समयोग 45 है, तो जीवंती के पास 9 हो गया। अब देखें यहां प्रश्न में थोड़ा देख लिए, इसका काटा कैसे करेंगे, इसको समझेंगे क्या। हमने माना था, प्रश्न ये कह रहा था, उदाहरण का ये प्रश्न कह रहा था कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। जान और जीवंती दोनों को मिला करके जान धन जीवंती बराबर 45। एक्स की 2 यहां वैल्यू आई, किस एक्स को ले मैं ये समझा रहा हूं। जान के पास 36 था कि जान के पास 9 था, दोनों धनात्मक है, हम किसको माने, दोनों सही है। जान के पास अगर हम 36 ले लें, 36 ले लें तो जीवंती बराबर 45, तो जीवंती बराबर 45 ऋण 36 तो हो गया 9। जान के पास अगर 36 है, दोनों कंडीशन सही, तो जीवंती के पास 9 है। लेकिन जान के पास अगर 9 है, जान के पास अगर 9 है तो धन जीवंती बराबर 45, तब जीवंती बराबर 45 ऋण 9, मतलब उसके पास 36। ये बात समझ रहे हैं, ये दोनों सही है। अगर जान के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, क्योंकि दोनों मिला करके 45 है। प्रश्न में यही कहा गया था कि शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। बात समझ में आई, ये समझना है। कुल मिला के उत्तर 36 और 9 दोनों सही है। इसके बाद ये तो उदाहरण नंबर 1 का जो शुरू का उदाहरण है, ये उस उदाहरण में 2 सवाल है,
तो एक का ये हो गया हल। अब दूसरे का हल देख लें भाई। उदाहरण एक का ये दूसरे को देख लें। दूसरा क्या है, यहाँ लिखा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये उदाहरण में बिल्कुल क्लियर लिखा है। ठीक है, लिखा है कि अगर उस कुटीर उद्योग में एक दिन में यक्ष खिलौने बनते हैं, ठीक है, तो एक खिलौने का निर्माण लागत, एक खिलौने की कीमत 55 माइनस एक्स है। तो जो यहां पर इक्वेशन बना वो इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 55x। चूंकि यहां तक आपकी किताब में हल है, मैं आपको समीकरण को हल करना बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x धन 750 बराबर 0। अगर आपको ये किस प्रकार से इक्वेशन बना ये नहीं समझ में आता तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन यहाँ चूंकि हल किया हुआ, सिर्फ वो क्वेश्चन कह रहा है कि उसको हमको समीकरण को सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने यहां समझाते हुए कहा था कि इस मध्य पद को किन दो पदों में विभक्त करेंगे, ये जानने के लिए अचर पद एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के को गुणा करके हम उसका गुणनखंड निकालते हैं। अब देखिए 750 का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7 5 12 3 15, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 1 8। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25, ये 5 पचम 25, ये 5 एक कम 5। इन्हीं में से पता लगेगा कि 55 कैसे होगा। तो देख लें, 5 तिहाई 15 दूना 30, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 5 पचम 25, 30 25 55। समझ आ जाना चाहिए। यहां से 2 तिहाई 6 पंचे 30, 5 पचम 25, 30 और 25 जुड़ेंगे तो 55 होगा। इन दोनों को ऋण कर दें, ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें। तो यहां क्या किया हमने, ऋण 55x को इन दो 25x ऋण 30x धन 750 बराबर 0। बात समझ में आ रही। ऋण 25x और ऋण 3x दोनों जुड़ेंगे तो ऋण 55x होगा मेरे भाई, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर, यानी ऋण 25x ऋण 30x का गुणा धन 750x स्क्वायर आएगा। गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को पेयर बना लिए, इन दोनों में से x बाहर तो x ऋण 25, इन दोनों से 30 बाहर तो x ऋण 25 बराबर 0। देख ले, ऋण 30 का x में गुणा ऋण 30x, ऋण 30 का ऋण 25, 25 75, ऋण ऋण का गुणा धन 750। अब दोनों में से x ऋण 25 बाहर हमने निकाला तो यहाँ x ऋण 30 बराबर 0, x ऋण 25 बराबर 0 अथवा x ऋण 30 बराबर 0। तो ये x बराबर हो गया 25 और ये हो गया x बराबर 30, यानी उत्तर ये दोनों सही। उत्तर बराबर 25, ये दो मूल है और ये 30। अब प्रश्न में जाएं, x आ रहा है। x क्या है, एक दिन में उस कुटीर उद्योग में बनने वाले खिलौनों की संख्या। ठीक है, और एक खिलौने की एक दिन में अगर 25 खिलौने बने तो एक खिलौने की कीमत क्या होगी, 55 ऋण x। ठीक है,
यहाँ लिखा गया है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन अगर 25 खिलौने बने कुल, क्योंकि x बराबर है 25 लेंगे, दोनों को ले सकते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। तो अगर 25 खिलौने उस दिन बने तो एक खिलौने की कीमत होगी 55 ऋण x, यानी 55 ऋण 25, तो आया क्या 30। ठीक है, लेकिन अगर उस दिन 30 खिलौने बने तो